हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि कहीं ना कहीं आजकल चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको आप करंट अफेयर भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो हम डेली लाइफ में जिन टर्म को यूज़ करते हैं उनको हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये जो अभी सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। ये क्यों न्यूज़ में बना हुआ है? क्योंकि सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्या है? ऐसा पार्क है जहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है ना। पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपको हरियाणा के गुरुग्राम जिले में देखने को मिलेगा। गुरुग्राम जिले में ही, ये गुरुग्राम शहर से कितना है? 50 किलोमीटर है, ठीक है। और दिल्ली से ही 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ है, बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्या आ गया, न्यूज़ में आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि ये भी क्या है, बर्ड के लिए ही क्या है, स्पेशल नेशनल पार्क है ना। और बर्ड फ्लू पक्षियों से ही फैलता है, बर्ड से फैलता है। और एक और बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा पास में ही है। दिल्ली से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस नेशनल पार्क का। तो इसीलिए वन विभाग ने जागरूकता के लिए पहल की है ताकि लोग यहाँ पक्षियों से दूर रह सकें और उनके सीधे संपर्क में ना आए तथा बर्ड फ्लू से बच सकें। इसलिए क्या है, आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय या नेशनल पार्क है, ठीक है ना। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर सितंबर में प्रवासी पक्षी आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और समर में यहाँ पर लोकल के पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। ये था सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा टर्म है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट क्या है? ये यूएस का एक लॉ है। इस लॉ के तहत यहाँ पर पर्यावरण के सुधार को बढ़ावा देने के लिए ये लॉ बनाया गया था, ठीक है ना। हाल ही में ये लॉ क्या था, रिसर्च को लेकर न्यूज़ में रहा। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। मतलब जो जंगली जानवर हैं, प्रवासी जंगली जानवर हैं, है ना, उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या किया गया? एक सम्मेलन हुआ। इसकी उद्घाटन सम्मेलन कहाँ? ये सम्मेलन में ही भारत को क्या किया, 3 वर्षों तक के लिए इसकी अध्यक्षता दे दी गई। यदि हम बात करें इस कन्वेंशन की, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी एंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसको हम शॉर्ट में CMS बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो प्रवासी जंगली जानवर हैं, है ना, उनके संरक्षण को लेकर क्या क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया है ना। इस पर्यावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता 3 साल तक के लिए भारत को मिल गई है, ठीक है ना। और इसके तहत होता क्या है, जो प्रवासी जानवर है उनको संरक्षण मिलता है, साथ ही साथ उनके उपयोग को वैश्विक मंच प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ है। नेक्स्ट है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको करंट अफेयर तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा एक्ट है जो हाल मतलब कहीं ना कहीं हम रूटीन में रहता है कि हम जब भी केस की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, फ्रिक्वेंटली सामने आता है। क्या है? यह मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। और हम जानते हैं कि 1872 में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन ही था। तो इसीलिए क्या है, ये 1872 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और आज भी 125 वर्षों के बाद इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, अदरवाइज ये वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अब बात करते हैं एविडेंस एक्ट को हम हिंदी में साक्ष्य विधि भी बोलते हैं या साक्ष्य बोल सकते हैं। तो साक्ष्य विधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भारतीय न्यायालय की समस्त कार्यवाही होती है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत ही होती है। या बोल सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर ही क्या है, भारत का जो इंडियन एविडेंस एक्ट पर ही क्या है, भारत का जो न्याय प्रक्रिया है टिकी हुई है। मतलब जो भी साक्ष्य होंगे वो न्यायालय के समक्ष सामने लाए जाएंगे, उनको या तो न्यायालय एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, यही एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये सब किसके तहत होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड क्या है? जो इंजन से निकलने वाला धुआं है उसकी प्रदूषण की मानकता डिसाइड की गई है। मतलब कितना प्रदूषण होना चाहिए किसी इंजन से, इसके लिए मानक डिसाइड किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार का क्या है, एक उत्सर्जन मानक है। और ये आंतरिक दहन इंजन तथा स्पार्क की जो इग्निशन इंजन है,
मोटर वाहन में जो शामिल होते हैं उनके मानकों को डिसाइड करने के लिए क्या किया गया था, ये बनाया गया था। अभी एमिशन 4 जो था शुरुआत तो क्या मतलब जो एमिशन 4 है, मतलब जो मानक एमिशन 4 है, शुरुआत में भारत के 13 प्रमुख शहरों में अप्लाई किया गया। फिर 2017 से क्या किया गया, पूरे देश में अप्लाई कर दिया गया है। और हाल ही में न्यूज़ है कि जो मानक 6.5 है वो लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। डायरेक्ट लागू कौन सा होगा, 6 ही लागू होगा। फिर हम कमिंग इनटू फोर्स, ये ऐसा वर्ड है जो जनरली हम सुनते रहते हैं कि ये एक्ट या ये कानून कमिंग इनटू फोर्स। कमिंग इनटू फोर्स का मतलब होता है कि यदि कोई कानून बन जाता है और पर्टिकुलर डेट से कमिंग इनटू फोर्स, मतलब उस डेट से वो एप्लीकेबल होता है, तब उसको बोलते हैं कमिंग इनटू फोर्स। मतलब इसका मतलब है कि यदि कोई संधि हुई है दो देशों के बीच में, कमिंग इनटू फोर्स ऑन दिस डेट, मतलब उस तारीख से क्या हो जाएगी, वो लागू हो जाएगी, उस तारीख से वो प्रभावी रहेगी, उसको हम बोलते हैं कमिंग इनटू फोर्स। ये शब्द भी हम सुनते रहते हैं कि ये नया कानून बन गया है और इस डेट से क्या हो जाएगा, कमिंग इनटू फोर्स, इस डेट से वो प्रभावी होगा, इस डेट से लागू होगा। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, कमिंग इनटू फोर्स। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी लोग सर्च करते रहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों और फूलों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक की स्टडी हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझे जो कि अभी क्या है, ट्रेंड में है, हमारे करंट अफेयर में भी इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने ऐसी टर्म को समझा है जो कि फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।